हाँ, तो विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने प्रमाणकों की जांच करते समय ध्यान रखने योग्य बातें तथा रोकड़ी व्यवहारों का प्रमाणन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। आज अपन रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष का प्रमाणन किस प्रकार करते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। प्राप्ति पक्ष में सबसे पहला आइटम होता है प्रारंभिक शेष, ओपनिंग बैलेंस। प्रारंभिक शेष या वर्ष के प्रारंभ में रोकड़ शेष का मिलान गत वर्ष के चिट्ठे से और चिट्ठा न होने पर गत वर्ष की रोकड़ बही के अंतिम शेष से करते हैं। इसके बाद दूसरा आइटम है रोकड़ विक्रय। अगला है रोकड़ विक्रय। रोकड़ विक्रय मतलब कैश शेयर्स। रोकड़ बिक्री का प्रमाणन करते समय इसके लिए अपनाई गई आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की जांच करनी चाहिए। विक्रय प्रतिनिधि के विवरण की जांच रोकड़ बिलों के प्रतिपर्ण मतलब काउंटर फाइल से करके देखना चाहिए कि रोकड़ बही में सही प्रविष्टि की गई है या नहीं। यदि व्यापार छोटा है तो सीधे ही रोकड़ बिलों के प्रतिपन्नों के आधार पर रोकड़ बही में की गई रोकड़ बिक्री की प्रविष्टियों की जांच करनी चाहिए। रोकड़ बिलों की जांच भंडारण विभाग के अभिलेखों से मतलब स्टोर से कर लेनी चाहिए। यह भी जांच कर लेनी चाहिए कि व्यापारिक बटा देने की दरों में अंतर तो नहीं है, और यदि अंतर है तो उसके कारणों की जांच करनी चाहिए। यदि रोकड़ बिल रद्द किया गया है तो प्रतिपन्न के साथ मूल बिल भी विद्यमान होना आवश्यक है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बिक्री कर, संपत्ति की बिक्री तथा अखबार या पत्र पत्रिकाओं की बिक्री से प्राप्त राशि को रोकड़ विक्रय में शामिल न कर लिया गया हो। रोकड़ विक्रय के गबन की संभावनाएं अधिक होती है, इसलिए इसकी जांच सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। तीसरा है देनदारों से प्राप्त राशि, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। इस राशि का गबन होने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए इसकी जांच में भी सावधानी बरतनी चाहिए। प्राप्त राशि की जांच इन निर्गमित रसीदों के प्रतिपन्नों मतलब काउंटर फाइल से करनी चाहिए। दिए गए भत्ते और रोकड़ी बट्टे की जांच संस्था द्वारा बनाए गए नियमों तथा पत्र व्यवहार एवं अधिकारियों की सहमति से करनी चाहिए। डूबत ऋण की प्रविष्टि की जांच करते समय यह देखना चाहिए कि इसके प्रमाणक पर सक्षम अधिकारियों के हस्ताक्षर है या नहीं। नमूनों के तौर पर कुछ देनदारों से उनके खातों में खुले व्यापारी के खाते की प्रति मतलब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मंगवाकर भी प्राप्त रोकड़ तथा अन्य प्रविष्टियों की जांच कर लेनी चाहिए। उसके बाद है प्राप्य बिलों से प्राप्त राशि, रिसीव्ड फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल्स। इनकी जांच करने के लिए प्राप्य बिल बही से यह ज्ञात करना चाहिए कि उसका भुगतान कब प्राप्त होना था और बिल की परिपक्वता तिथि क्या थी। यदि इस तिथि के बाद भुगतान प्राप्त हुआ है तो कारणों की जांच करनी चाहिए, और ब्याज वगैरह यदि कोई प्राप्त हुआ है तो उसका लेखांकन सही तरीके से किया गया है नहीं, उसकी भी जांच करनी चाहिए। यदि भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है तो उसके अनादरण एवं नवीनीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यदि बिल का भुगतान देनदार द्वारा समय से पूर्व कर दिया गया है तो उसे बट्टे पर भुना लिया गया है, या तो समय से पूर्व बिल का भुगतान कर दिया है या उसे बट्टे पर भुना लिया है, तो बैंक विवरण पत्र, प्राप्य बिल बही और रोकड़ बही से बट्टे एवं प्राप्त राशि की जांच करनी चाहिए। यदि बिल का भुगतान परिपक्वता तिथि पर मिल जाता है तो उसकी जांच रोकड़ बही, बैंक विवरण और प्राप्य बिल बही से करनी चाहिए। नेक्स्ट है प्राप्त ब्याज। ब्याज की प्राप्ति विभिन्न पक्षकारों से हो सकती है, इसलिए अंकेक्षक को इसकी जांच से पूर्व थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। यदि ब्याज किसी व्यक्ति को दिए गए ऋण पर प्राप्त हुआ है तो उसके साथ हुए अनुबंध से प्राप्य राशि
एवं ब्याज दर की जांच करके देखना चाहिए कि प्राप्त राशि सही है और इसे संबंधित रसीद के प्रतिपूर्ण तथा रोकड़ बही में की गई प्रविष्टि से मिलान करना चाहिए। यदि ब्याज बैंक से सावधि जमा, आवर्ती जमा या बचत खाते पर प्राप्त हुआ है तो इसकी जांच बैंक के प्रमाण पत्र तथा बैंक पासबुक या विवरण से करनी चाहिए। यदि ब्याज किन्हीं प्रतिभूतियों पर प्राप्त हुआ है तो प्रतिभूतियों पर लिखी शर्तों, ब्याज दर तथा देय तिथि के आधार पर प्राप्त राशि का मिलान संबंधित ब्याज परिपत्रों इंटरेस्ट वारंट से करना चाहिए। यदि प्राप्त ब्याज की रसीदें दी गई है तो रसीदों के प्रतिपूर्णों काउंटरफाइल से ब्याज की राशि की जांच करनी चाहिए। प्राप्त ब्याज का प्रमाणन करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि इसमें गत वर्ष का उपार्जित ब्याज कितना प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसका समायोजन करना आवश्यक होगा। यदि किसी व्यक्ति ने ब्याज का अग्रिम भुगतान कर दिया है तो उसकी भी जांच संबंधित अनुबंध से करके समायोजन करना आवश्यक है। यदि प्राप्त होने वाले ब्याज पर आयकर काटा गया है, जिसको टीडीएस बोलते हैं, और शुद्ध राशि प्राप्त हुई है तो अंकेक्षक को देखना चाहिए कि उसका सही तरीके से लेखांकन किया गया है या नहीं। हमेशा ब्याज सकल राशि से जमा किया जाना चाहिए और टीडीएस की कटौती को नाम किया जाना चाहिए। इसके बाद है लाभांश प्राप्त, डिविडेंड रिसीव्ड। अंकेक्षक को इसका प्रमाणन करने के लिए विनियोग खाता बही या विनियोग खाते की जांच करनी चाहिए। जिन विनियोगों पर ब्याज प्राप्त होता है उनकी ब्याज की जांच उनकी देय तिथियों के आधार पर उपरोक्त विवरण अनुसार हमने कर ही ली है। परंतु यदि अंशों में विनियोग हो तो अंकेक्षक को देखना चाहिए कि पूर्वाधिकारी अंश है या समता अंश है। यदि पूर्वाधिकारी अंश है तो उन पर लाभांश कब से नहीं मिल रहा है, इसकी भी जांच करनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन, एनुअल रिपोर्ट भी मंगवा कर देखनी चाहिए। समता अंशों पर मिले लाभांश की जांच लाभांश अधिपत्रों, डिविडेंड वारंट से, जो उसका प्रतिपूर्ण होता है काउंटर फाइल, उससे और बैंक विवरण से करनी चाहिए। विभिन्न कंपनियों द्वारा कब कब और किस दर से लाभांश घोषित किया गया, इसकी जानकारी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट से या इंटरनेट से प्राप्त करके पता लगाना चाहिए कि संस्था को उन कंपनियों से लाभांश प्राप्त हुआ है या नहीं जिनके अंश नियोक्ता के पास हैं और जिन्होंने लाभांश घोषित किया है। यदि लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है तो उसके क्या कारण हैं और संस्था ने क्या कार्रवाई की है, इसकी भी जांच करनी चाहिए। अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि चालू वर्ष में खरीदे या बेचे गए अंशों को लाभांश सहित बेचा या खरीदा गया है या लाभांश रहित, उनके ऊपर प्राप्त लाभांश का सही लेखांकन किया है या नहीं। यदि कंपनी ने लाभांश का भुगतान कर की कटौती करके किया है तो उसका सही तरीके से लेखांकन किया गया है या नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। इसके बाद आता है प्राप्त किराया, रेंट रिसीव्ड। यदि संस्था की संपत्ति का कुछ भाग किराए पर उठाया हुआ है तो प्राप्त किराए की जांच उन्हें निर्गमित की गई रसीदों के काउंटर फाइल मतलब प्रतिपूर्णों से करनी चाहिए। इसके लिए अंकेक्षक को किराएदार के साथ हुए अनुबंधों की जांच करके पता लगाना चाहिए कि किराया कब से देय हो रहा है और उसमें कब कब और कितनी राशि की वृद्धि करने का प्रावधान है। मरम्मत तथा अन्य देय सरकारी करों के संबंध में किराएदार से क्या समझौते किए गए हैं तथा संपत्ति को किराए पर देते समय किराएदार से कोई धरोहर राशि ली गई है या प्रब्याजी की राशि प्राप्त की गई है तो उसे लौटाने तथा उस पर ब्याज के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि समझौते के अनुसार किराया नियमित प्राप्त हो रहा है या नहीं, और यदि किराया प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसके क्या कारण हैं। बकाया किराए का लेखांकन तथा अग्रिम प्राप्त किराए का लेखांकन सही तरीके से किया गया है या नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। यदि किराया एजेंटों के माध्यम से वसूल करवाया जा रहा है तो यह पता लगाना चाहिए कि किराया एजेंट ने वसूल तो कर लिया हो और जमा नहीं कराया हो, ऐसी परिस्थिति तो नहीं है। इसके लिए आवश्यक हो तो किराएदारों से पत्र व्यवहार भी किया जाना चाहिए। यदि किराए का भुगतान आयकर काटकर प्राप्त हुआ है तो यह देखना आवश्यक है कि इसका लेखांकन सही तरीके से किया गया है या नहीं। इसके बाद आता है प्राप्त कमीशन,
कमीशन रिसीव्ड। अंकेक्षक को इसकी जांच करने के लिए विभिन्न संस्थाओं के साथ हुए समझौतों की जांच करनी चाहिए। कमीशन की दरें क्या है? प्राप्त कमीशन की जांच संबंधित संस्था से प्राप्त विक्रय विवरण समझौते में प्रदर्शित कमीशन की दर तथा प्राप्ति रसीद के प्रतिपूर्ण काउंटर फाइल से करनी चाहिए। यदि कमीशन चेक से प्राप्त हुआ है तो इसकी जांच बैंक विवरण से करनी चाहिए और अंकेक्षक को बकाया कमीशन की भी विस्तार से जांच करनी चाहिए। इसके बाद आता है क्रय क्रय पद्धति के अंतर्गत प्राप्ति रिसीप्ट अंडर हायर परचेज सिस्टम। इसकी जांच करने के लिए क्रय क्रय समझौते को देखना चाहिए। प्राप्त राशि में रोकड़ मूल्य तथा ब्याज का सही लेखांकन किया गया है या नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। प्राप्त किस्तों का मिलान, जो भी इंस्टॉलमेंट्स है उनका मिलान रसीदों के काउंटर फाइल से करना चाहिए। किसी क्रेता से किस्तें प्राप्त न हो रही हो तो उसके कारणों की जांच करनी चाहिए। अंकेक्षक से चाहे तो पत्र व्यवहार भी कर सकता है। इसके लिए प्राप्त राशि को विक्रय तो नहीं माना गया है, इसकी भी जांच करनी चाहिए, क्योंकि इससे प्राप्त राशि क्रय क्रय व्यापार खाते या किराया विक्रेता के खाते में जमा पक्ष में दिखाई जाती है। उसके बाद है विनियोगों की बिक्री से प्राप्ति, रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इनसे प्राप्त राशि की जांच दलाल के बिक्री नोट से करनी चाहिए कि इसमें दिए गए विवरण का लेखांकन सही तरीके से किया गया है या नहीं। सकल विक्रय मूल्य, दलाली, वृत्ति या सेवा कर, बिक्री कर, पूंजी लाभ पर कर इत्यादि की जांच करके देखना चाहिए कि संस्था की प्रकृति के हिसाब से इसका लेखा पूंजीगत या आगमगत मानकर सही तरीके से किया गया है या नहीं। विक्रय लाभांश या ब्याज सहित है अथवा लाभांश या ब्याज रहित है, इसका भी लेखांकित करते समय ध्यान रखा गया है या नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। दलाल से प्राप्त चेक की जांच बैंक विवरण तथा रसीद के प्रतिपूर्ण काउंटर फाइल से करनी चाहिए। इसके बाद अन्य संपत्तियों की बिक्री से प्राप्ति, रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ अदर फिक्स्ड एसेट्स। यदि संस्था की स्थायी संपत्तियों को बेचा गया है तो उससे प्राप्त राशि की जांच दलाल या नीलामीकर्ता के विवरण, रसीद के प्रतिपूर्ण तथा रोकड़ बही में की गई प्रविष्टि से करनी चाहिए। आवश्यकता होने पर क्रेता अथवा नीलामकर्ता से आवश्यक पत्र व्यवहार भी किया जा सकता है। उसके बाद है एजेंटों से प्राप्तियां, रिसीट्स फ्रॉम एजेंट्स। संस्था द्वारा विभिन्न स्थानों के लिए एजेंट नियुक्त किए जाते हैं जो संस्था की तरफ से धनराशि की वसूली करते हैं तथा संस्था के लिए आदेश भी लाते हैं। इनसे प्राप्त हुई राशि की जांच इनके विवरण पत्रों से करनी चाहिए कि इन्होंने प्राप्त किए गए अधिकारों के अंतर्गत ही राशि की वसूली की है। इनको जो अपन ने अधिकार प्रदान किए उसके हिसाब से ही वसूली की है। अनावश्यक बट्टे या ब्याज की हानि तो नहीं पहुंचाई है। आवश्यकता होने पर संबंधित ग्राहकों से पत्र व्यवहार तथा उनके खातों की प्रति मंगवा कर भी जांच करनी चाहिए। इसके बाद आता है डूबत ऋण वसूली, बैड डेट्स रिकवर्ड। यदि कोई ग्राहक दिवालिया घोषित हो गया है और उसमें देय राशि डूबत ऋण में हस्तांतरित कर दी गई है और बाद में निस्तारक द्वारा कुछ दावों का भुगतान अंतिम लाभांश के रूप में किया गया है तो इस प्रकार से प्राप्त राशि डूबत ऋण वसूली कहलाती है। इसकी जांच करते समय अंकेक्षक को देखना चाहिए कि निस्तारक के पत्र में लिखित एवं प्राप्त राशि रोकड़ बही में जमा करके उसका सही लेखांकन किया गया है या नहीं। राशि का मिलान रसीद के प्रतिपूर्ण से करना चाहिए। चेक या ड्राफ्ट से प्राप्त होने पर बैंक विवरण की भी जांच करनी चाहिए। इसके बाद है बीमा दावों की प्राप्ति, इंश्योरेंस क्लेम्स रिसीव्ड। इनकी जांच करने के लिए अंकेक्षक को व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किया गया दावा, बीमा कंपनी द्वारा दावे का भुगतान भेजने पर 7 भेजे पत्र तथा रसीद का प्रतिपूर्ण देखना चाहिए। सामान्यतः दावे का भुगतान चेक से प्राप्त होता है, इसलिए बैंक विवरण की भी जांच करनी चाहिए। यदि व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे से कम राशि
का दावा स्वीकार किया गया है तो उसके कारणों का पता लगाना चाहिए। उसके बाद आता है आयकर वापसी, इनकम टैक्स रिफंड। व्यापारी द्वारा आयकर अधिक जमा करवा दिया जाता है या आयकर की कटौती मतलब उद्गम स्थान पर कर की कटौती अधिक हो गई है और वास्तविक देय आयकर कम बनता है तो आयकर अधिकारी कर निर्धारण करते समय ब्याज सहित उसे वापस लौटा देता है। इसे आयकर वापसी कहते हैं। अंकेक्षक को इसकी जांच करते समय आयकर अधिकारी से प्राप्त कर निर्धारण आदेश, बैंक विवरण, इन दोनों की जांच करनी चाहिए और आयकर निर्धारण आदेश में लिखी राशि बैंक में जमा हो गई है तथा इसका लेखांकन सही तरीके से ब्याज और आयकर का अलग अलग करके किया गया है या नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। इसके बाद आता है चंदे से प्राप्त राशि, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। प्राप्त चंदे की जांच रसीदों के प्रतिपूर्ण काउंटरपार्ट, सदस्यों के रजिस्टर तथा संस्था की नियमावली से करनी चाहिए। यदि सदस्यों के अलावा अन्य से चंदा प्राप्त हुआ है तो उसका लेखांकन करने के लिए संस्था द्वारा बनाए गए नियमों का पालन किया गया है या नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। बकाया चंदा तथा आगे की अवधि के लिए अग्रिम चंदा प्राप्त होता है तो उसकी जांच करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और देखना चाहिए कि इसका लेखांकन उचित तरीके से हुआ है या नहीं। इसके बाद आती है अन्य प्राप्तियां। पुण्यार्थ संस्थाओं को सदस्यता शुल्क तथा दान के रूप में भी प्राप्तियां होती है। इनकी जांच करते समय सदस्यों के रजिस्टर तथा संस्था की नियमावली की जांच करके देखना चाहिए कि लेखांकन नियमावली के अनुसार हुआ है या नहीं। प्राप्त राशि की जांच रसीद के प्रतिपूर्ण तथा रोकड़ बही में की गई प्रविष्टि से करनी चाहिए। यदि आजीवन सदस्यता शुल्क या किसी विशेष उद्देश्य के लिए दान प्राप्त हुआ है तो उसका लेखांकन नियमानुसार किया गया है या नहीं, इसकी जांच करनी चाहिए। पुण्यार्थ संस्था की प्राप्तियों का पूंजी और आगम विभाजन लेखांकन के सिद्धांतों के अनुसार हुआ है या नहीं, इसकी जांच करनी चाहिए। यदि संस्था को कोई सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ है तो इसकी प्रकृति का पता लगाकर देखना चाहिए कि जिस उद्देश्य के लिए अनुदान प्राप्त हुआ है उसी के अनुरूप लेखांकन किया गया है या नहीं। अनुदान आवर्ती और अनुवर्ती दो प्रकृति के होते हैं। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे प्राप्तियों को देरी से जमा करना। टीमिंग एंड लेडिंग सिस्टम।